गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाउ आर यू? बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ मैंने आप लोगों को सुना दी है। आशा है आप लोग उससे जीवन में कुछ सीख ले रहे होंगे। तो चलिए, मौन विषय के ऑनलाइन चैनल में आप लोगों का स्वागत करते हुए मैं राम वृक्ष बेनीपुरी के जीवन में आगे बढ़ती हूँ। मैंने बताया था कि वो ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े हुए व्यक्ति थे। माता पिता का बचपन में ही देहांत हो गया था और उन्हें बहुत कष्टों का सामना करना पड़ा। और एक बच्चे को माँ बाप के बिना कितनी कठिनाई होती है ये तो वो बच्चा ही जानता है। तो आगे हम लोग देखते हैं। गद्य की विविध विधाओं में उनके लेखन को व्यापक प्रतिष्ठा मिली। गद्य की विभिन्न विधा, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, कहानी, जीवनी, संस्मरण, डायरी लेखन और यात्रा वृत्तांत। तो गद्य लेखन में उन्हें बहुत सफलता मिली। उनका पूरा साहित्य बेनीपुरी रचनावली के नाम से जाना जाता है। जैसे कि सूरदास का सूर सारावली, कबीर के ग्रंथ का नाम है बीजक और प्रेमचंद की कहानियों के संग्रह को मानसरोवर कहा जाता है। मानसरोवर का 8 भाग है, उसमें एक एक भाग में बहुत सारी कहानियाँ हैं। और इनके बेनीपुरी राम वृक्ष बेनीपुरी की कहानियों के संग्रह को इनके जो साहित्य के संग्रह को क्या कहा जाता है? बेनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित है। कितने खंडों में? 8। जैसे प्रेमचंद का मानसरोवर 8 खंडों में है, उसी तरह राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना भी 8 खंडों में समाहित है। उनकी रचना यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव हैं। पतितों के वेश में उपन्यास, चिता के फूल, अम्बापाली नाटक, अम्बापाली आम्रपाली। आम्रपाली एक बहुत ही उत्कृष्ट रचना है, पौराणिक रचना है। भगवान बुद्ध के समय की एक घटना का इसमें वर्णन है। आम के पेड़ के नीचे पाई गई एक लड़की की कहानी है और वो बहुत सुंदर रहती। और आम के पेड़ के नीचे पाए जाने के कारण से आम्रपाली नाम दिया गया था। आगे की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, फिर करें। अम्बपाली माटी की मूर्तें, रेखा चित्र। रेखा चित्र एक व्यक्ति को केंद्र बिंदु बना करके उसी के बारे में पूरा वर्णन करना रेखा चित्र कहलाता है। पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृत्तांत, जैसा कि मैंने आप लोगों ने कक्षा 9 में पढ़ा था लासा की उनमें यात्रा वृत्तांत। उसी तरह पैरों में पंख लगाकर या पैरों में पंख बांधकर इनका यात्रा वृत्तांत है। जंजीरें और दीवारें, संस्मरण, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया। देश की आज़ादी की लड़ाई में इन्होंने भागीदारी की थी और उन्हें ब्रिटिश सरकार ने जेल में कैद कर दिया था। उसी जेल में कैद उन्होंने एक लिखे अपने संस्मरण यादों को ताज़ा करते लिखा था, जंजीरें और दीवारें। काली काली दीवारें और उस दीवारों के अंदर में हाथ पैर में जंजीरें डाल करके उन्हें जकड़ करके रखा गया था आदि। उनकी रचनाओं में स्वाधीनता की चेतना, मनुष्यता की चिंता, स्वाधीनता की चेतना, स्वाधीनता मनुष्य का सबसे बड़ा अधिकार है। लोकमान्य तिलक ने क्या कहा था? स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, क्योंकि एक मनुष्य जब जन्म लेता है तब वो आज़ादी होता, वो गुलाम पैदा नहीं होता है। तो इसलिए स्वाधीनता की चेतना, क्योंकि उन्होंने स्वाधीनता संग्राम के लिए संघर्ष किया, तो स्वाधीनता के महत्व को उनसे बेहतर कौन जानता होगा। और ये स्वाधीनता की चिंता, मनुष्यता की चिंता और इतिहास की युगानुरूप व्याख्या है। मनुष्यता की चिंता इतिहास के युगानुरूप, युग के अनुरूप व्याख्या है। जैसे कि अभी एक बात आप लोगों को और मैं बता दूं, पुराने ज़माने के लेखकों की जब कहानी आप पढ़ोगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलेगी। कहानी लेखन में एक सबसे अच्छी बात क्या होती है? उस समय तात्कालीन परिस्थिति का सजीव चित्रण मिलता है। जैसे अगर आप ईदगाह कहानी पढ़ते हो तो ईदगाह कहानी में हामिद को उसकी दादी 3 पैसे देती है कि ईदगाह जा कर के कुछ मिठाई फल मेवा खरीद करके खा लेना। तब सोचिए 3 पैसे में वो मिठाई फल मेवा खरीद कर खा लेने के लिए करती है। और 3 पैसे का आजकल वैल्यू है कुछ? 3 क्या, 1 रुपये का भी कोई महत्व नहीं है। तो उस कहानी से क्या पता चलता है कि उस जमाने में 3 पैसा कितना महत्वपूर्ण होता था।
तो कहानियाँ तात्कालीन समाज की परिस्थितियों का दस्तावेज होता है, एक रिटन एविडेंस होता है। ये व्याख्या है। विशिष्ट शैलीकार होने के कारण में कलम का जादूगर कहा जाता है। विशिष्ट शैलीकार, बात को इतने अच्छे से वो लिखते हैं, इतने सलीके से निबद्ध करते वो चलते हैं कि इसलिए उनको उस लेखक को लेखन के जगत में उनको नाम मिला था क्या? कलम का जादूगर। प्रेमचंद को कहा जाता है कलम का धनी, और इनको कहा जाता था कलम का जादूगर। तो बच्चों, आज का ये आपका होमवर्क है, लर्न जीवन परिचय राम वृक्ष बेनीपुरी। तब तक के लिए खुश रहिए और मेरी तरह ही हंसते मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।